नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम दिल्ली में हुए मेयर के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर दिल्ली में हुए मेयर के चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गए? ये राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए बन गए क्योंकि हमारे देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने बहुत ही जोर लगाया कि कैसे भी वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त दे दे और दिल्ली में उसका मेयर बन जाए। हालाँकि हम सब ये जानते हैं कि जब रिज़ल्ट आया था, जब इसका नतीजा आया था एमसीडी चुनाव का, तो उसमें बिल्कुल बहुमत के पार आम आदमी पार्टी पहुँच चुकी थी। उसे 134 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बावजूद कई बार बैठकें हुईं, तकरीबन 3 बार बैठकें हुईं, हर बार हंगामा हुआ और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। आखिरकार 5 दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मेयर का चुनाव सही तरीके से हो, तब जाकर आज मेयर का चुनाव हो पाया और आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की मेयर बनी। उन्होंने रेखा गुप्ता को हराया, जिन्हें 116 वोट मिले और शैली ओबराय को 150 वोट मिले। आली इकबाल डिप्टी मेयर चुने गए। तो जो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का जो पद है, उस पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन यह पूरा प्रकरण हमारे देश की राजनीति के सामने कई तरह के प्रश्न भी खड़े करता है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरह की हार से एक परसेप्शन का संकट पैदा हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब यह साबित करने में धीरे-धीरे नाकाम होने लगी है कि वो साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाकर आखिरकार अपनी मनमर्जी चला ही लेती है? दूसरे कि क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि एक ऐसे दल के रूप में बनाई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का बहुत ही तीखे अंदाज में जवाब देती है और अंत में वह फतेह भी हासिल करती है। और इसके साथ ही यह सवाल भी हमारे सामने है कि जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, वो किस दिशा में जा रही हैं? क्या हम उनसे लोकतंत्र को बचाए रखने की उम्मीद कर सकते हैं? खास तौर पे जो गवर्नर और दिल्ली के मामले में डिप्टी गवर्नर का पोस्ट है और उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके संदर्भ में। इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। अ, आज की इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न कि हम यह देखते हैं कि जो ये पूरा चुनाव हुआ, वो एक अजीब तरह की रस्साकसी के रूप में था। सबसे पहले इस चुनाव के समय को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद जब चुनाव का दौर आया, तो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला किया गया। ऐसा लगा कि जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आम आदमी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसमें सही क्या था, गलत क्या था, लेकिन हर कोई ये समझ सकता है कि ये चुनावी रणनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि उसके बाद ये मामला तकरीबन शांत हो गया। और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, तब भी 17 दिसंबर को 7 दिसंबर को नतीजे आए थे और आज जाकर एक मेयर का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को खींचती रही। तो आपको क्या लगता है कि यह जो मेयर के चुनाव का जो नतीजा सामने आया है, वह भारतीय जनता पार्टी के सामने एक परसेप्शन का संकट खड़ा करता है कि आखिर वह क्षमता धीरे-धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है कि वह किसी भी तरीके से अपनी मनमर्जी कर सकती है, जैसा कि वो देश के अन्य भागों में करती रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद कमल। मैं भा दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव के ऊपर काफ़ी लिखता और बोलता रहा हूँ जी। और उस चुनाव की जो रणनीति दोनों तरफ से अपनाई गई थी, उन रणनीतियों का भी मैंने काफ़ी विश्लेषण किया है। इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा बहुत संक्षेप में। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे अरसे से महानगर पालिका के ऊपर काबिज थी। वो भारतीय पिछले 6 चुनाव हो चुके हैं, 6 में से एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। लेकिन फिर भी भारतीय नगर महापालिका पर वो पिछले 2 या 3 चुनावों से काबिज थी। उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जनभावनाएँ थीं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जमा हो चुकी थी। कोई भी सर्वेक्षक, कोई भी निष्पक्ष ऑब्जर्वर जब दिल्ली में इन चुनाव की संभावनाओं के बारे में बात करता था, तब वो साफ कहता था कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, उसको कोई भी वोट नहीं देगा, बहुत मुश्किल होगी उसे कुछ भी थोड़े बहुत वोट पाने में भी। यहाँ तक कि मेरे एक मित्र ने, जो कि आम तौर पर बहुत ही निष्पक्ष टीका-टिप्पणियाँ करते हैं और देश के बहुत बड़े चुनाव शास्त्री हैं, उन्होंने कि आम आदमी पार्टी अगर एक जीत जाएगी, तो इसको अगर आप मुहावरे के तौर पे देखें, तो स्थिति ये है। अ, भाजपा पटलड़ा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ था।
लेकिन जब नतीजे आए तो क्या हुआ? नतीजे जब आए तो आम आदमी पार्टी चुन गई और उसने एक हुँ, स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त कर लिया, लेकिन नतीजे इतने एक तरफ़ा नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ी। हुँ, ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन चुनावों के लिए रणनीति अपनाई थी, उस रणनीति का हम एक जायज़ा लें। तो हम पाएँगे उस रणनीति हुँ, के 3 प्रमुख पहलू थे। पहला ये था, पहले उसने ये देख के हमारे खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हुँ, देर की चुनाव में और जो 3 अलग-अलग अ कारपोरेशन थे, निगम थे, उन तीनों का एकीकरण कर दिया। यानी जो एकीकरण जो 3 निगमों में बाँटा गया था दिल्ली नगर महापालिका को, उसको फिर से एक कर दिया। और उसके पीछे भाजपा की रणनीति ये थी कि अगर हमारा मेयर बन जाएगा, तो वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के बराबर है। वो दिल्ली का चुना हुँ, हुआ मेयर होगा। हुँ, जनता द्वारा चुना हुआ मेयर होगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुकाबले एक मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसा ही एक समांतर नेता खड़ा कर सकेंगे। भाजपा का पहला इरादा ये था। उसके बाद भाजपा ने उससे पहले परिसीमन कराया दिल्ली के तमाम वार्डों का। हुँ, और उस परिसीमन में ये तकनीक अपनाई गई कि जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी के जनाधार वाले वोटर थे, उन इलाकों को काटा-छाँटा गया, उनको बिखेरने की कोशिश की गई और इस तरीके से कोशिश की गई ताकि आम आदमी पार्टी को उन अपने जनाधार का पूरी तरीके से लाभ ना मिले। हुँ, तो ये 2 बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें की गई। उसके बाद फिर बहुत देर की गई इसमें, हैं। हुँ, आपको याद होगा कि पिछली बार जब नगर महापालिका का चुनाव हुआ था, तो अमित शाह ने जितने भी भाजपा के काउंसलर थे, जितने पार्षद थे, सबके टिकट काट दिए थे। यानी हाँ, 100% पार्षद बदल दिए गए थे। हुँ, ऐसा भारत के इतिहास में चुनावी इतिहास में बहुत ही मेरे ख्याल से शायद एक आध उदाहरण इस तरह का हो, आमतौर पे इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते। हुँ, ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति थी कि भई ये पार्षद जो है ठीक काम नहीं कर रहे थे। हुँ, बुरी हालत थी नगर महापालिका हुँ, की और उससे भी भाजपा के पार्षदों ने सबक नहीं सीखा। वो चुनाव भाजपा जीत गई। आम हुँ, आदमी पार्टी उन्होंने नई-नई उभरी थी, हुँ, इसलिए वो ठीक से उस चुनाव का मुकाबला नहीं कर पाई और वो लोकसभा चुनाव से पराजय के बाद सामने आई थी, तो वो ठीक से उस चुनाव में भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई। भाजपा ने फिर वो चुनाव जीत लिया। लेकिन भाजपा के जो नगर महापालिका में उनका शासन था, उसने फिर भी सबक नहीं सीखा। भ्रष्टाचार और कर्मण्यता का दौर जारी रहा। हुँ, भाजपा वाले व्यंग्य में कहते थे कि जिस पार्षद ने 100 करोड़ नहीं कमाया, वो उसने क्या कमाया? मतलब हुँ, हालत ये यानी भाजपा वालों ने धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना भी बंद कर दिया। हुँ, जब उन पे आरोप लगाया था तो उसका जवाब वो नहीं देते थे। हुँ, तो उन्होंने तीसरी रणनीति ये अपनाई कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का न केवल आरोप लगाया, बल्कि मनीष सिसोदिया से लेकर और तमाम जगह छापे पड़वाने शुरू कर दिए और शराब नीति में स्कैम का, घोटाले का एक बहुत बड़ा मसला वो सामने ले आए। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली गई। जन्माष्टमी के दिन मनीष सिसोदिया घर पे छापा मारा गया था और उसके बाद भाजपा के तमाम प्रवक्ता सभी मंचों पे कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया जेल में होंगे। 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया जेल में होंगे। हमने 1 विकेट डाउन कर दिया है, यानी सत्येंद्र रंजन जेल में हैं। दूसरा विकेट डाउन होने वाला है और तीसरा अरविंद केजरीवाल, वो विकेट भी हम डाउन करेंगे। ये सारे भाजपा के प्रवक्तागण ये लगातार कह रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ आज तक आप देख सकते हैं। तो भाजपा का मानना था कि हम एक इक्वलाइजेशन कर देंगे। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है तो क्या हुआ? आम आदमी पार्टी पे भी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाएँगे कि इसका कोई चुनावी फ़ायदा आम आदमी पार्टी को न मिल जाए। तो केवल एनडीएमसी की राजनीति करने के लिए, केवल दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए, यानी एक ऐसे सदन को हासिल करने के लिए जिसको लेजिस्लेचर यानी विधायिका होने की मान्यता भी प्राप्त नहीं है। विधायिका के लिए जो नियम कानून होते हैं, जैसे कि वहाँ दल-बदल कानून लागू होता है, ये सब वो भी वहाँ पे लागू नहीं है। एक ऐसे सदन को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी लंबी तिकड़म की, आप सोचिए। क्या-क्या नहीं किया? परिसीमन किया उसने। तीनों निगमों को मिला के एक निगम बनाया और आम आदमी पार्टी के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की मदद से एक जबरदस्त हमला किया। एक ऐसा हमला किया जो और कोई पार्टी होती और कोई नेतृत्व होता तो वो बुरी तरीके से हिल जाता और घर में सिर छुपा के बैठ जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन तमाम चीज़ों का कदम-ब-कदम मुकाबला किया और अब वो चीज़ें सब इतिहास बन चुकी हैं। हुँ, और चुनाव हुआ और चुनाव में भाजपा को अपने इन कदमों का कुछ लाभ ज़रूर हुआ। हुँ, अगर लाभ ना होता, तो भाजपा की 50 सीटें आती, हुँ, तो बुरी तरीके से चुनाव हार जाती। लेकिन वो आम आदमी पार्टी को टक्कर देते हुए दिखी। इसके बाद भाजपा ने फिर से हार अब भी नहीं मानी।
हुँ, इसके बाद उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि हम किसी तरह से अपना मेयर चुनवा लेंगे हुँ, हुँ, और मेयर चुनवाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया गया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जिस वक़्त चुनाव नतीजे आ रहे थे, मैं हुँ, एक टीवी चैनल पे था, हुँ, हुँ, तो मेरे बगल में बैठे हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि मेयर भाजपा का ही चुना जाएगा, ऐसा हुँ, उन्हें हुँ, लग रहा। मैंने कहा हुँ, ऐसा क्यों? हुँ, हुँ, आम आदमी पार्टी का तो स्पष्ट बहुमत है। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है कि सारे मंत्री जो है, सारे एमपी भी वोट देते हैं और उपराज्यपाल 11 या वाह! उनकी एक संख्या मुझे ठीक से याद नहीं, 11 है ना? हैं? 12 है 11 शायद। एल्डरमैन हैं? हुँ, 12 जी। है शायद। हाँ, 12 हाँ, या एल्डरमैन को की नामज़दगी करेंगे, वो भी वोट देंगे, वो भी सब भाजपा के पक्ष में हुँ, वोट जाएँगे। हुँ, तो मैंने तुरंत इसका पता लगाया कि क्या 11 एल्डरमैन वोट दे सकते हैं? तो हुँ, मुझे बताया गया और मुझे कानून भी दिखाया गया हुँ, कि 11 एल्डरमैन नि नामज़द तो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन हुँ, उनको मतदान का अधिकार नहीं। हुँ, 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 यही वो बात थी जो उस पूरे मेयर के चुनाव में अटकी हुई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न केवल 11 एल्डरमैन हुँ, हुँ, नामज़द किए जो पूरी तरीके से भाजपा के आदमी थे, हुँ, हुँ, बल्कि उनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया अपनी तरफ हुँ, से, हुँ, जो पूरी हुँ, तरीके से गैर कानूनी था। जी, जी। हर बार जब मेयर के चुनाव के लिए बैठक होती थी, तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती थी। हुँ, हुँ, हंगामा होता था और चुनाव टल जाता था। हुँ, 2 हुँ, बार ऐसा हो चुका था। हुँ, हुँ, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया कि इन 11 एल्डरमैनों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। और आप देखिए नतीजा क्या हुआ? हुँ, आपने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी। हुँ, लेकिन जो शैली ओबराय को वोट मिले हैं हुँ, और अली इकबाल को जो वोट मिले हैं, वो तो 134 से ज़्यादा हैं। बिल्कुल। वो वोट तो शायद 150 है या 150 से भी कुछ ज़्यादा है। हुँ, मुझे ठीक शैली संख्या ओबराय को अभी याद 150 नहीं है। है। जी? शैली कितने ओबराय को वोट 150 है। 150 है हैं? शायद शैली ओबराय को 150 है। 150 वोट मिले हैं। हाँ, तो उसका इसका मतलब ये है कि जो उनको आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली थी, हुँ, उनको उनसे भी ज़्यादा 16 वोट मिले हैं। हुँ, ये 16 वोट कहाँ से आए? हुँ, हुँ, आम आदमी पार्टी वालों का दावा है कि 16 वोट भाजपा की तरफ से आए। भाजपा के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की। हुँ, ऐसी ही क्रॉस वोटिंग भाजपा करवाना चाहती थी। यहाँ तो हुँ, क्रॉस वोटिंग करने से आपको दल-बदल कानून लागू नहीं होता है, तो आपकी हुँ, सदस्यता खतरे में नहीं पड़ती है। हुँ, 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 ठीक है। तो ये सच सब ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर किया और हुँ, ये पूरा प्रकरण ये हुँ, बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर एक सेफोक्रेटिक पार्टी में बदल गई है। हुँ, वो एक चुनाव लड़ने की मशीन बन चुकी है हुँ, और वो हर तरीके से चुनाव जीतती है और व्यंग्य में कहा जाता है कि भाजपा वहाँ भी सरकार बनाती है, हुँ, जहाँ चुनाव जीतती है और वहाँ तो सरकार ज़रूर बनाती है, जहाँ पे चुनाव नहीं जीतती। जी। तो ये जिस जो पार्टी के बारे में ये व्यंग्य से कहा जाए, हैं? उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि वो जब लोकतंत्र की बागडोर उसके हाथ में होगी, हुँ, हुँ, हैं? तो फिर दरअसल उस लोकतंत्र का क्या हो रहा होगा? बिल्कुल। ये जो आपने सेफोक्रेटिक पार्टी की बात की वो काफ़ी रोचक है और जी। मुझे लगता है कि इस पे और ज़्यादा विस्तृत सूत्रीकरण की भी आवश्यकता है कि नहीं, मैं इस इसमें एक और बात कहूँगा। जी। मेरा मानना है कि देश की तमाम पार्टियाँ से कहीं किसी न किसी रूप में सेफोक्रेटिक हैं। हुँ, मतलब वो चुनाव दर चुनाव जीवित रहती हैं। हुँ, एक चुनाव जीतती हैं और चुनाव जीतते ही हफ्ते 10 दिन के बाद में या 1-2 महीने के बाद में दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती हैं। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव भी बहुत कई तरह के चुनाव होते रहते हैं। हुँ, एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा चुनाव शुरू हुआ। यहाँ तक कि अगले 5 साल बाद जो चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी एक तरह से शुरू कर दी जाती है। हुँ, 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 तो सभी पार्टियाँ किसी न किसी रूप में सेफोक्रेटिक हैं। हुँ, हुँ, लेकिन भाजपा उसका सबसे ज़्यादा अतिवादी उदाहरण है। हुँ, हुँ, अतिरेक में उदाहरण अगर उसका कोई अगर है, हुँ, हुँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हुँ, हुँ। ये जो आज मेयर का चुनाव हुआ और उसकी जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी पिछले डेढ़ 2 महीने से या चुनाव के समय भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर दबाव पड़ रहा था, वो और उस दबाव के आगे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो एक तरीके से जुझारूपन दिखाया या अपनी ज़मीन ना छोड़ने की जो ज़िद दिखाई, वह मुझे लगता है कि एक तरीके से जो पूरी विपक्ष की राजनीति है उसमें एक मॉडल के रूप में है। क्योंकि हम देखते हैं कि और दूसरी पार्टियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे कांग्रेस या फिर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये लोग जगह-जगह पे अपनी ज़मीन छोड़ते गए या जो किसी न किसी कारण से उनके विधायक टूटते गए। पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली केंद्रित होने के बावजूद जहाँ पर सारी एजेंसियाँ सबसे पहले पहुँच सकती हैं, उनके नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक गजब का जुझारू जज़्बा दिखाया। तो क्या आपको ये लगता है कि इससे विपक्ष की राजनीति एक मॉडल बना है? क्या हम यह कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति के में
आम आदमी पार्टी की स्थिति अब ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वह लोगों को भी, जो विपक्ष को वोट देना चाहते हैं, उनके सामने यह दावेदारी कर पाएगी कि हम वो पार्टी हैं जो सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल सख्ती के साथ लड़ सकते हैं। देखिए, मुझसे अक्सर मेरे मित्र लोग पूछते हैं कि आपकी हमदर्दी आम आदमी पार्टी के प्रति क्यों रहती है? और जो मैं बोलता हूँ, या लिखता हूँ, उसमें वो हमदर्दी साफ झलकती है। हुँ, तो मैं हमसे हमेशा कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, अपेक्षाकृत दूसरे दलों के, उसका इतिहास बहुत ही छोटा इतिहास है, लेकिन एक अलग तरह की पार्टी है। और वो अलग तरह की पार्टी क्यों है? सवाल इस बात का है। वो अलग तरह की पार्टी इसलिए है क्योंकि वो कई मामलों में अलग तरीके से सोचती है। पहली बात तो ये है कि वो एकमात्र पार्टी है जो 2014 के बाद में जिसने अपने प्रभाव क्षेत्र को एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक पहुँचाया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना प्रभाव क्षेत्र पहुँचाया है और वो इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव क्षेत्र पहुँचा सकती है। तो ये एकमात्र या तो भाजपा का आप देखिए या तो भारतीय जनता पार्टी विस्तृत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी भारत में अपना बहुत काम बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भारत की प्रमुख पार्टी है। या आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है। उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है, धुआंधार बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई है और दूसरे राज्यों में भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना असर बढ़ाने की। तो पहली तो आम आदमी पार्टी के अंदर ये पिछले 9 साल में भाजपा के बाद मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, अकेली पार्टी है जिसने अपने प्रभाव क्षेत्र का भौगोलिक रूप से ज़बरदस्त विस्तार किया है। अब वो केवल दिल्ली केंद्रित पार्टी नहीं रह गई है, इसलिए उसको गंभीरता से सभी लोग लेने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात ये है कि विपक्ष की एकता के बारे में भी अलग तरीके से सोचती है। विपक्ष की एकता के बारे में इस तरह नहीं सोचती है कि सारे विपक्षी दल एक जगह जमा हो जाएँ और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार पेश किया जाए और आपस में सीटों का बँटवारा कर लिया जाए और इस तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए विपक्षी एकता की जाए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि मैं इस तरह की किसी विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। और वो बहुत मुश्किल भी है आम आदमी पार्टी के ऐसी विपक्षी एकता के साथ जोड़ करना। क्योंकि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता का जो एक ठोस ठोस वजह ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रभाव को तकरीबन नगण्य कर दिया। देखिए भाजपा दिल्ली में वहीं जीतती है जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ती है। जैसे ही लड़ाई तितरफा होती है, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है, वैसे ही भाजपा को मजबूती मिलती है। हुँ, तो आम आदमी पार्टी की विशेषता ये है कि वो कांग्रेस के वोटों को 10% या उससे कम कर देती है हुँ, हुँ, और उसकी वजह से भाजपा सीधी टक्कर में आम आदमी पार्टी से पराजित हो जाती है। हुँ, 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 हमेशा ही जब कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी, हुँ, तो आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। हुँ, 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 बिल्कुल ये सही। एक सीधा-सीधा चुनावी आंकड़ा है। हुँ, हुँ, तो जब कांग्रेस साफ दिख रही है कि ये पार्टी हमारी कीमत पे सत्ता में है, हुँ, हुँ, हमारी कीमत पे चुनाव जीतती है, हुँ, इसका जो उभार हुआ है वो हमारी कीमत पे है, हुँ, इसलिए कांग्रेस सबसे भाजपा से भी ज़्यादा किसी पार्टी से चिढ़ती है तो आम आदमी पार्टी से चिढ़ती है। हुँ, हुँ, इसीलिए वो कभी किसी भी अपने विपक्षी एकता के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं देती। हुँ, हुँ, अभी अब कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ तो उसमें भी जिन पार्टियों को निमंत्रण नहीं दिया गया हुँ, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। हुँ, हुँ, और वो लोग साफ तौर पर कांग्रेसी कहते हैं कि वो विपक्षी एकता में विश्वास नहीं करते। हुँ, हुँ, इसलिए हम उनको बुलाते नहीं। हुँ, हुँ, तो आम आदमी पार्टी अपनी लकीर अलग तरीके से बना रही है। हुँ, हुँ, वो किसी और विपक्षी जमावड़े के साथ भी नहीं है हुँ, हुँ, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसका संघर्ष समझौताहीन है। हुँ, 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 और वो जो एक एक सेकुलर बुद्धिजीवियों का एक छोटा-सा जो टोला है, हैं? जिनकी संख्या उँगलियों पे गिनने योग्य है, हैं? जो लगातार बस यही देखते रहते हैं कि उन्होंने किस मुस्लिम मुद्दे के ऊपर क्या किया, क्या नहीं किया, इसी आधार पर पूरा मूल्यांकन करते हैं। तो वो लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं वो लोग। आप इसी सेमिनारों संदर्भ में में जाइए, सब जी, जगह जाइए, जो आम इसी आदमी संदर्भ पार्टी को इसी जी, संदर्भ में इसको मैं एक प्रश्न के रूप में भी रखना चाहूँगा कि हाँ, जैसे बोलिए। आली इकबाल साहब जो डिप्टी मेयर बने हैं, हुँ, तो ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि चाहे गुजरात के चुनाव हो या उसके पहले दिल्ली के चुनाव हो, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के रूप में ऐसे मुद्दों पर बोलने से खुद को दूर रखा, जिससे कि ये संदेश जाए कि ये मुस्लिमों के प्रति थोड़ी हमदर्दी रखते हैं या जिसको कोट अनकोट हम सेकुलरिस्ट एजेंडा लेकर चलते हैं।
तो ये जो एक उनकी रणनीति रही है, उसके बाद आले इकबाल को डिप्टी मेयर बनाना, क्या यह दिखाता है कि वो इस बात को लेकर चिंतित हुए कि दिल्ली में जो आम तौर पर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पर कांग्रेस को वोट मिले और आगे की चुनावी राजनीति के लिए उन्होंने थोड़ा अपने रुख में बदलाव किया और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम मुस्लिमों के प्रति भी चिंता का भाव रखते हैं? देखिए, चुनाव जितना छोटा होगा, उतना ही वोट जो हैं, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, हुँ, हुँ। यानी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। हुँ, हुँ। चुनाव जब बड़ा होता है, तो वोटों के ध्रुवीकरण ज़्यादा होते हैं। हुँ, हुँ। नगरपालिका के चुनाव से वोटों पंचायत के चुनाव से नगरपालिका के चुनाव में ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा। हुँ, नगरपालिका के चुनाव से विधानसभा चुनाव में ज़्यादा होगा, विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा होगा। हुँ, हुँ। अगर और छोटा चुनाव होगा, तो हुँ, वोट और ज़्यादा बिखरेंगे। हुँ, हुँ। इसलिए ये कहना जो है कि मुसलमानों ने क्या इस बार ये आंकड़ा कहाँ से प्राप्त कर लिया गया कि सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। अगर सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट देते तो आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिलती ही नहीं। हुँ, हुँ। ये बिल्कुल गलत आंकड़ा है। हुँ, हुँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को वोट मिले हैं और ज़्यादा छोटा चुनाव होगा तो वोट और बिखरेंगे। और ज़्यादा वोट लोग कोई पार्टी ले जा सकती है। हुँ, इसका ये मानना कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से मुस्लिम मतदाता व्यवहार करेंगे, ये एक नादानी होगी। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता अलग तरीके से व्यवहार हुँ, करेंगे। हुँ। लोकसभा चुनाव में फिर वो अलग तरीके से भी सोच और भिन्न तरीके से सोच सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय मान लो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत प्रभावी कदम उठा पाई और अपनी छवि बना पाई, तो अलग तरीके से लोग सोच सकते हैं। तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मतदाता हर चुनाव में अपने तरीके से सोचता है और फिर नए सिरे से वोट देने का निर्णय लेता है। तो मुसलमान वोट के बारे में तो मेरा ये पक्का मानना है और दूसरे वोटों के बारे में भी मेरा ये पक्का मानना है। जी। जहाँ तक सवाल ये है कि गुजरात के चुनाव में जो रणनीति बनाई या मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पे चुप रहने की, मैं हमेशा इसके इस सवाल के जवाब में एक सवाल प्रति प्रश्न करता हूँ, एक उल्टा सवाल करता हूँ। क्या आम आदमी पार्टी एंटी मुस्लिम है? क्या आम आदमी पार्टी एक मुसलमान विरोधी पार्टी है? हुँ, हुँ। अगर वो एक मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो इस बात को सामने रखा जाए। किस मुद्दे पे हम चुप रहेंगे, किस मुद्दे पे हम बोलेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के शासन में जो मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के शासन में मुसलमानों की जो राजनीतिक और दूसरी सामाजिक पहलकदमियाँ हैं, उसमें कटौती की जा रही है? या उनका दमन हो रहा है उसके शासनकाल में? तो इन सवालों का जवाब क्या है? मैं पूछता हूँ अगर इन सवालों का जवाब भी हाँ में है, तो मैं मान लूँगा कि आम आदमी पार्टी एक मुसलमान विरोधी पार्टी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आम आदमी मुसलमानों के ज़बरदस्त समर्थन से ही आम आदमी पार्टी अपने इस मुकाम पर पहुँची है, जिस मुकाम पे वो आज तक है। तो वो लोग जो सेकुलर बुद्धिजीवियों का एक बहुत छोटा-सा तबका है, जो पूरी तरीके से कांग्रेस का खेल खेल रहा है। वो राहुल गांधी को उसने अपना मसीहा मान लिया है और वो स्पष्ट उस बात को कहने में उसे अब कोई संकोच भी नहीं रहा। वो राहुल गांधी को अपना मसीहा उन्होंने मान लिया है और वो पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। तो मैं तो 1-2 मित्र जो मेरे मिलते हैं और मुझसे पूछताछ करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी ना होती तो 2013 में ही भाजपा दिल्ली में सत्ता में आ गई होती और आज तक भाजपा ही दिल्ली पे शासन कर रही होती। कांग्रेस के मित्रों से मैं कहता हूँ कि एक छोटी-सी कागज की पर्ची भी लिख के दे दें कि अगले चुनाव में हम गारंटी लेते हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे। तो कोई कांग्रेस का प्रवक्ता और उनका हमदर्द ये पर्ची भी लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो स्थिति है और उसके बाद इस तरह की बात बोलते हैं क्योंकि वो जिस तरह से भारत में चुनावी सेकुलरिज्म चलता रहा है? हुँ, इसका हुँ। सबसे बहुचर्चित उदाहरण है इसमें सोनिया गांधी ने ये कहा था 2014 के चुनाव से पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिलकर कि सारे सेकुलर वोट एकजुट हो जाए। या मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये उनके सबसे ज्यादा बहुचर्चित उदाहरण है। इस प्रकार का सेकुलरिज्म पूरी तरीके से पिट चुका है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली, सरदार पटेल के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की खूबी क्या थी? वो कांग्रेस क्यों बहुत दिनों तक सत्ता राज करती रही? क्योंकि वो कांग्रेस पहले सुनिश्चित करती थी कि वो हिंदू समाज को नेतृत्व दे। हुँ, भिखू पारेख ने अपने आर्टिकल में साफ तौर पे लिखा है कि हुँ, 1952 और 57 की जो कांग्रेस थी, उन सरकारों की हुँ, आत्म छवि ये थी कि वो लोग हिंदुओं के समर्थन से बनी सरकारें हैं। हुँ, हुँ, वो लोग जब वो हिंदुओं के समर हिंदू हिंदुओं का हिंदुओं की हमदर्दी
और हिंदू उनको सत्ता में बैठाने के लिए राजी थे, तभी वो हुँ, देश में मुसलमानों का कुछ हित कर पाए, हुँ, अल्पसंख्यकों का हित कुछ कर पाए। ये जो पूरी हुँ, थीसिस है कि जो अल्पसंख्यक राजनीति है, वो राजनीति बहुसंख्यक राजनीति के मुकाबले ज़्यादा समर्थन करने योग्य है और बहुसंख्यक हुँ, राजनीति की कीमत पे उसका समर्थन किया जाना चाहिए। इस प्रकार का हुँ, जोखिम कुछ बुद्धिजीवी तो उठा सकते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि उनको तो अपने घर में रहना है, हुँ, उनको तो सेमिनारों में जाना है और गोष्ठियों में हुँ, भाषण देना है। हुँ, लेकिन कोई पार्टी और नेता इस प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकता। हुँ, हिंदुस्तान की राजनीति में देश दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में अगर आपको हुँ, सफल होना है, तो बिना अल्पसंख्यक विरोधी हुए, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, बिना हुँ, अल्पसंख्यक विरोधी हुए उस देश के जो बहुसंख्यक मतदाता हैं, उनकी राजनीतिक हमदर्दी आपको जीतनी पड़ेगी। बिल्कुल। कोई भी पार्टी हो उसको यही करना होगा। कांग्रेस भी तो यही हुँ, कर रही है। जो लोग जी, आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो पूछें उनसे पूछा जाना चाहिए कांग्रेस क्या कर रही है? राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते हुए घूमते हैं तो ये क्या है मतलब? हुँ, 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 तो वो तो सभी लोग ये खेल खेल रहे हैं। उसमें विशेष रूप से हुँ, आप आम आदमी पार्टी को कोने में खिसका के उसके ऊपर हमला करना चाहें, वो तो उचित नहीं है। वही तो सीधा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जो कार्यनीतियाँ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की रोज़मर्रा की राजनीति में जो हथकंडे हैं और उसकी दूरगामी जो रणनीति है, उसको हुँ, अगर कोई पार्टी सुचिंतित रूप से उसका मुकाबला करती है, उसके खिलाफ योजना बनाती है, उसको कदम ब कदम उसको टक्कर देती है और हुँ, हुँ, कई जगह उसको शिकस्त भी देती है, उसके हथकंडेबाज़ी के सामने झुकती नहीं है, जैसा कि इस नगर महापालिका के चुनाव में हमने देखा, उसके सामने हुँ, झुकती नहीं है, तो वो एक आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पूरे 2 ढाई 3 महीने के घटनाक्रम में दिखा भी और उसके पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी दिखा था। हम लोग जब एमए में थे तो हमें एक रीडिंग पढ़ने को मिली थी माइकल वॉल्जर की, जिसमें उन्होंने डर्टी हैंड्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनेता होते हैं, उनके सामने कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि उन्हें अपना हाथ गंदा करना पड़े, थोड़ा कुछ गलत काम करना पड़े। लेकिन उनके मन में इसकी एक टीस रहनी चाहिए, एक अफ़सोस रहना चाहिए और उन्हें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार जो हमारे देश में आजकल की राजनीति चल रही है, उसे देखकर मुझे लगता है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने डर्टी हैंड को ही अपना मुख्य एजेंडा बना लिया है कि जहाँ-जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती, जैसा कि आपने भी कहा, वो तिकड़म करके, खरीद-फरोख्त करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जी, और जो दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ, उसने ये दिखाया कि इसे भी अगर कोई दल चाहे तो रोक सकता है, बशर्ते उसमें दृढ़ता हो, बशर्ते उसमें जुझारूपन हो और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को दिखाया है। तो आज की इस बातचीत में बहुत कुछ सीखने को भी मिला, ख़ास तौर पे जो सेफोक्रेटिक पार्टी का एक आपने आइडिया सामने रखा, उस पर हम कभी और विस्तार से बातचीत करेंगे जी, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अधिकांश पार्टियाँ भी सेफोक्रेटिक पार्टी के जी, रूप में होती हैं, लेकिन शायद उनका एकमात्र लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि बन चुका है। तो आज की इस बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अगले अंक में हम मिलेंगे राष्ट्रीय मुद्दा में और एक अन्य मसले पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।